क्लास 10 विषय जो है वो विज्ञान का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो जाएगा ये, है ना। विज्ञान का भी पहला चैप्टर है और केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसको पूरा हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो है जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उसके बाद में करेंगे। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपको सारा जो है वो सबका पीडीएफ जो है मिलते जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण पहला चैप्टर जो है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। हाँ, उसके बाद आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या है, ये सारा चीज। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन के बारे में, है ना। भौतिक परिवर्तन में हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई चीज लेते हैं, है ना, जैसे क्या ये पेज ले लेते हैं, ये पेज है। अब ये पेज को अगर हम फाड़ते हैं, ये पेज को फाड़ दिए, है ना, दो टुकड़ा कर दिए, दो टुकड़ा कर दिए इसको। अब ये जो है ये इसका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, है ना। सारा मटेरियल सब चीज वही है। ये पेज जो था वो बड़ा सा था, उसमें भी ये पेज ही था, और अभी फाड़े हुए हैं फिर भी ये पेज ही है। बस खाली इसका आकृति जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन ये नया पदार्थ नहीं बना है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ना, यहाँ तो नया पदार्थ कुछ बना नहीं, बस खाली इसका क्या हुआ कि ये पहले पेज कहला रहा था, फाड़ने के बाद भी ये पेज ही है। तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, मतलब ये पेज था और इस पेज को अगर जला दिया जाता है, ये पेज को अगर जला देते हैं तो ये पेज पेज नहीं रहेगा, ये राख बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो अब यहां हम लोग साफ सुथरा समझ सकते हैं कि जिसमें, है ना, किसी वस्तु से जो है वो नया वस्तु अगर बन जा रहा है, हाँ, उस वस्तु से अभिक्रिया करके वो नया वस्तु बन जा रहा है तो उसको रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। और अगर नया वस्तु नहीं बन रहा है, बस वही वस्तु है, बस खाली उसका टूट गया है या फिर तो आकृति चेंज हो गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन ये हुआ। हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं, मतलब उस तरह के काम है ना। रासायनिक अभिक्रिया उस तरह की प्रक्रियाएं हैं जिसमें नया गुण धर्म के साथ में नया पदार्थ बन जाता है ना। नया गुण वाला नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कभी ये पेज था, इसमें नया गुण आया था नहीं, ये जो भी मटेरियल का बना हुआ है फाड़ने के बाद भी वही मटेरियल रहेगा। लेकिन इसको अगर हम लोग जलाते हैं, है ना, जलाने के बाद जो है इसको ये क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा, है ना, धुआं भी निकलेगा। तो यहाँ नया चीज बन गया। वापस से इसको अगर मान चलिए कि ये अगर फटा हुआ है तो इसमें जो फटा हुआ है उसको अगर हटा दिया जाए, है ना, या फिर तो इसको जोड़ने का प्रयास किया जाए तो फिर वो पहले जैसा दिखेगा, पूरा सेम उसी तरह नहीं दिखेगा लेकिन दिखेगा। लेकिन इससे अगर हम जला देते हैं और जलाने के बाद इसको हम बोलेंगे कि ये पेज जो है उसमें हम लिख सकते हैं, तो नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि ये फटा हुआ है, पेज फट गया, फिर भी इसमें अगर साट कर इसमें लिखना चाहें तो ये पेज ही कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको जलाते हैं तो जलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। और राख होने के बाद इसमें हम लिख नहीं सकते हैं, है ना। ये मतलब नया चीज बन गया, नया पदार्थ बन गया। तो रासायनिक अभिक्रिया वही है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें नए गुण धर्म के साथ में जो है वो नया नया पदार्थ बन जाता है। नया गुण धर्म के साथ में नया पदार्थ बनता है। उदाहरण हम लोग समझते हैं कि क्या क्या उदाहरण है, कैसे जो है वो नया गुण धर्म के साथ में नया पदार्थ बन सकता है। जैसे कि दूध से दही, है ना, दूध है और दूध से वो दही बनता है, तो अब वापस जो है दही से दूध नहीं बन सकता है, ठीक है। दूध से क्या बना, दही बना, लेकिन वापस जो है दही से जो है वो दूध, है ना, दही से दूध नहीं बन सकता है, दही से दूध नहीं बन पाएगा। तो ये किस तरह परिवर्तन हुआ या फिर तो किस तरह का अभिक्रिया हुआ, तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। फिर से हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो वे प्रक्रियाएं जिसमें कि नए गुण धर्म के साथ में नया पदार्थ बन जाता है ना। या फिर सिंपल भाषा में, एक और भाषा में आप लोग समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ के निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिला और उसके बाद नया पदार्थ बना दिया, तो उसके बाद हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। या फिर तो सिंपल अगर समझना है तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें कि नया गुण धर्म के साथ में नया पदार्थ बनता है। जैसे कि उदाहरण है कुछ है कि दूध से दही बनना, भोजन का पकना, है ना। उसी तरह से आगे है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, तो नया पदार्थ बन रहा है। मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाएं, अब वो क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ नया पदार्थ बना, मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम का रिबन था, अब उससे ऑक्साइड बन गया, मतलब नया पदार्थ बन गया।
तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इसका कुछ लक्षण है, लक्षण के बारे में हर बार बताते हैं कि हर एक चीज का क्या होता है, लक्षण होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई चीजें हो, सब चीज का कुछ ना कुछ लक्षण ही होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया भी लक्षण है। क्या लक्षण है इसका, तो रासायनिक अभिक्रिया प्रमुख अभिलक्षण जो है, सबसे पहला गैस का उत्सर्जन होना, है ना। रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस निकलना शुरू हो जाएगा, है ना, ये पहला लक्षण है। जैसे कि हम लोग जिंक ले लेते हैं, है ना, जिंक को ले लेते हैं तथा तनिल सल्फ्यूरिक अम्ल को, बीच में अगर रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। जिस तरह की अगर मान चलो कि यहाँ जो है वो एक परख नली ले लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ क्या है कि यहाँ हम लोग जिंक डाल देते हैं, है ना, हम लोग का बुक में होगा इस तरह का, यहाँ जिंक डाल देते हैं। अब इसमें तनिल सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल देंगे, तब यहां से जो है वो क्या निकलना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये पहला इसका लक्षण हुआ कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहां से गैस निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा लक्षण है कि तापमान में परिवर्तन, है ना, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो टेम्परेचर जो है उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे कि चूना हम लोग लेते हैं, है ना, चूना, चूने में जो है जैसे कि चूना तथा पानी के बीच में अभिक्रिया होने से वो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है। एक चूना जो होता है जो बुझा हुआ चूना नहीं है, जो ओरिजिनल चूना है, अब उसमें पानी डालने के बाद क्या होता है, अभिक्रिया होता है पानी और चूना के बीच में दोनों में, उसके बाद क्या होता है, ताप हो जाता है, चाय बनाकर पी सकते हैं उतना, मतलब गर्म हो जाता है। तो तापमान में भी परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया होने समय। तो जैसे कि चूना में हम लोग पानी डालते हैं तो दोनों के बीच में अभिक्रिया होने से वो बुझा हुआ चूना बन जाता है, लेकिन उसमें उसमें काफी मात्रा में जो है उष्मा भी निर्मित करता है, हाँ, जिससे कि हम बोले कि अभी चाय भी उसमें बना सकते हैं, उतना गर्म हो जाता है, पूरा खौलने लगता है। उसके बाद है अवक्षेपण का बनना, लेड नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया के बीच में अगर रासायनिक अभिक्रिया करवाया जाता है तो लेड आयोडाइड के पीले अवक्षेप भी बन जाता है, इसलिए बोला जाता है कि इसका अवक्षेप भी बन पाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण है कि अवस्था में परिवर्तन, है ना, उसका जो अवस्था है ना, द्रव है तो गैस में बन जाएगा, गैस है तो द्रव में बन जाएगा, मतलब अवस्था जो है उसका चेंज हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और गैस, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस दोनों में अभिक्रिया बना करने पर जो है वो मिथनॉल जो है वो द्रव मतलब लिक्विड में बन जाता है। दो गैस हम लोग अभिक्रिया करवाए, कौन कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों को अभिक्रिया कराने के बाद जो है क्या बनता है, मेथनॉल बनता है। तो अब मेथनॉल जो है क्या है, एक तरह का लिक्विड है। तो यहाँ अवस्था में चेंज हुआ, पहले ये गैस था लेकिन बन गया क्या, द्रव बन गया। और भी लक्षण है, क्या लक्षण है, तो रंग में परिवर्तन, जैसे लोहा में जंग लगता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, लोहा में जंग लगना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब जंग लगने के बाद इसमें रंग परिवर्तन हो जाता है, पहले चिकना चिकना दिखता रहता है लाइन लोहा जो है ना, उसके बाद जंग लगने के बाद वो किस तरह से हो जाता है, तो रंग परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपित करने को ही क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे कि फिर से समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना, कहीं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है और उसको प्रतीक मतलब उसका साइन जो होता है, चिन्ह जो होता है, और सूत्र के द्वारा उसको लिख दिए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। फिर से एक बार समझिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया कोई भी चीज का करवा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर तीसरे पदार्थ या फिर तो नए पदार्थ बनाता है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ को बना देता है तो वहां रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। या फिर तो नए दो या फिर तो दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना देता है, तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसका कुछ शॉर्ट नाम रहता होगा, है ना। इसी के मान के लिए यहाँ हम लोग मैग्नीशियम ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए, तो मैग्नीशियम लिखने में कितना बड़ा हो जाएगा, मैग्नीशियम पूरा लिखेंगे, है ना। उसी तरह से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पूरा लिखेंगे तो लंबा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग इसका साइन जो है, संकेत जो है उसको लिखेंगे, है ना, और सूत्र में जो है इसको दिखाएंगे कि मतलब ये जो है इस तरह से लिखाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। उदाहरण यहां है कि मैग्नीशियम के रिबन, है ना, मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जो है जलाने पर मैग्नीशियम का क्या बन जाता है, ऑक्साइड का निर्माण होता है। और इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में इस तरह से लिखेंगे। जैसे कभी रासायनिक समीकरण में हम क्या बताए, रासायनिक समीकरण यही बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाया जाता है तो उसको जो लिखने का तरीका जो है ना, उसका प्रतीक जो साइन है, उसका संकेत है, उससे लिखेंगे और सूत्र द्वारा जो उसको दिखाएंगे, तो उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन, और वायु की उपस्थिति में हम इसको जलाएंगे, तो जलाने के लिए इसको किस तरह से लिखे हैं, तो वो देखिए मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम लिख दिए, जोड़, है ना, किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, है ना, मैग्नीशियम और
ऑक्सीजन, ये दोनों को अभिक्रिया करवाने के बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया। मतलब यहाँ दो पदार्थ मिलके और तीसरा पदार्थ बनाया जो कि ये दोनों से क्या है, अलग है ना, नया गुण वाला पदार्थ बना दिया गया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो उसी को हम लोग संकेत में अब लिखेंगे, है ना। जैसे कि मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है। तो ये दोनों मिला के, है ना, मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को दोनों को मिला के क्या बना, MgO। मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का शॉर्ट मतलब संकेत है ना, शॉर्ट नाम है ये, संकेत जिसको हम लोग बोलते हैं वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। उसी तरह मैग्नीशियम का क्या है, Mg है, ऑक्सीजन का क्या है, O2 है। तो ये हुआ क्या, रासायनिक समीकरण, जो कि मतलब हम लोग संकेत में लिखते हैं। तो आगे आता है कि अभिकारक क्या होता है ना, अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानेंगे। तो अभिकारक और उत्पाद को पहले, सबसे पहले अभिकारक जान लेते हैं क्या होता है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसा पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया, भाग लिया है, तो उसी को हम लोग अभिकारक बोलेंगे। जैसे कि अभी यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया, है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का किया अभिक्रिया में भाग लिया, तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों अभिकारक है। लेकिन इससे नया पदार्थ बन गया, MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। या समझिएगा आप लोग फिर से कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, जो पदार्थ क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। जैसे कि अभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ भाग लिया था ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का अभिक्रिया करवाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये अभिकारक कहलाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है अलग मतलब पदार्थ बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और जो पदार्थ बन गया है, अभिक्रिया करने के बाद पदार्थ अगर बन गया है, तो उस नया पदार्थ जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो जैसे कि यहाँ अभिक्रिया हुआ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो दोनों के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो नया पदार्थ बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, उत्पाद है ये। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए है ना, उदाहरण में यहाँ रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम जो है और ऑक्सीजन, ये दोनों को अभिक्रिया करवाने के बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मतलब परिवर्तन हो गया, है ना। यहाँ क्या क्या था, रासायनिक अभिक्रिया करवाए किसका किसका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो इससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है अभिकारक है ना। यहाँ क्या हुआ कि मैग्नीशियम जो था Mg प्लस O2 जो था, ये दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और जो इससे बना MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम लोग एक चीज यहां पर जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक नियम है ना, द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम है। और ये नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना अणु है ना अभिकारक को हम लोग सृजन कर सकते हैं और नहीं विनाश कर सकते, उत्पाद को विनाश कर सकते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो अभिकारक और उत्पाद को ना तो हम लोग वहां सृजन कर सकते हैं और नहीं विनाश कर सकते हैं। मतलब जितना अभिकारक था उतना ही उत्पाद भी बनेगा, है ना, जितना अभिकारक था उतना ही क्या बनेगा, उत्पाद भी होगा। मान के चलिए कि अगर हम लोग ले लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर 2 लीटर पानी है ना, इसको केजी में हम लोग तोलते हैं। अगर 2 केजी पानी है ना, लीटर में तो ये मापाएगा, लेकिन हम लोग केजी में माप रहे हैं ना। 2 केजी क्या है, पानी है, और उसमें हम लोग जो है वो हाफ केजी जो है ना, हाफ केजी चीनी मिला दी है। तो ये दोनों मिलने के बाद जो है कितना हो जाएगा, 2.5 केजी हो जाएगा, 2.5 केजी होगा ना। तो ये नेट 2.5 केजी होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए। ये बात है, ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो उसी तरह से यहाँ रासायनिक, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, संतुलित समीकरण बोला जाता है। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व, जितना भी तत्व है, दोनों का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण, है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि यहां भी हम लोग देखते हैं, यहाँ क्या है, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, जिंक है और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अभिकारक के साथ में अभिकारक की तरफ देखिए कि जिंक कितना है, जिंक का कितना अणु है ना, यहाँ जिंक जो है वो कितना है, खाली जेड एन है। अब इधर उत्पाद हुआ है, वहां देखिए तो यहाँ भी केवल क्या है, जेड एन ही है। अच्छा, इधर हाइड्रोजन का कितना अणु है, परमाणु इसका कितना है, 2 है, इधर कितना है, 2 है। अच्छा, SO4 इधर कितना है ना, SO जो है वो 4 है, इधर भी SO क्या है, 4 है। मतलब दोनों साइड क्या है, बराबर है। मतलब अभिकारक में जितना है उतना उत्पाद में भी है।
तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। जितना अभिकारक में है उतना उत्पाद में है, तो ये क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसका डिफिनेशन समझ लीजिएगा कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या बोला जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण बोला जाता है। जैसे कि इधर जिंक हो गया, जिंक जितना है इधर है ना, और सल्फ्यूरिकम जितना भी इस सबका जो है परमाणु संख्या है उतना ही इधर भी है ना। जिंक का जो है वो एक इधर था तो इधर भी एक है, SO4 है तो इधर भी है, H2 है ना, हाइड्रोजन तो H2 इधर भी है। तो ये क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद जो है वो बराबर नहीं होगा, है ना। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक अलग हो और क्या हो, उत्पाद अलग हो, मतलब परमाणु संख्या दोनों को बराबर नहीं होगा, असमान है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि यहां देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना यहाँ परमाणु है, मैग्नीशियम का यहाँ एक परमाणु है, यहाँ भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ जो है दो परमाणु है, तो यहाँ ऑक्सीजन दो नहीं है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा और इसको संतुलित करना पड़ता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में एक या अधिक तत्वों का जो है परमाणु संख्या असमान रहता है, बराबर नहीं रहता है। यहां देखिए जैसे ऑक्सीजन के यहाँ कितना था, दो था, लेकिन ऑक्सीजन इधर तो एक गायब हो गया, तो ये संतुलित नहीं कहलाएगा, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और असंतुलित जो होता है उसको संतुलित करना पड़ता है। अब यहाँ की रासायनिक समीकरणों को संतुलन करना, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर करने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलन कहते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलन किसको बोलेंगे, रासायनिक समीकरण का संतुलन किसे कहा जाता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण है ना, कोई भी रासायनिक समीकरण हुआ है ना, अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व जो है उसको बराबर करना है, जितना अभिकारक में उतना उत्पाद में भी करना है, जितना उत्पाद में उतना अभिकारक में भी करना है। तो इसी को संख्या को बराबर करने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलन। नेक्स्ट आता है समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम अभी बताए थे कुछ देर पहले कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है, और न ही इसको हम लोग विनाश कर सकते हैं द्रव्यमान को। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान जो है अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। फिर से यहां समझते हैं कि समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए जो है वो संतुलित करना जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो द्रव्यमान को है ना, जो वजन है उसका ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग विनाश कर सकते हैं। जो भी वजन है उतना होना ही चाहिए, जितना अभिकारक में उतना उत्पाद में भी होना चाहिए, उत्पाद में तो अभिकारक में भी उतना ही होना चाहिए। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान है ना, उत्पाद जो हुआ है और जो अभिकारक जो मिला है मतलब नया पदार्थ बनाने के लिए, वो दोनों का जो है वो तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों को परमाणु संख्या समान रहती है, इसलिए हम लोग इसको कंकाली या फिर कंकाली समीकरण को संतुलन करना आवश्यक होता है। फिर यहां समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले है ना, रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके पहले या फिर तो उसके बाद में जो तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं रहती है या फिर तो समान रहती है, तो इसलिए हम लोग जो है वो इसको कंकाली समीकरण बोलते हैं। और इसको संतुलित करने के बाद इसको हम लोग संतुलित समीकरण बोलेंगे। नेक्स्ट आता है कि रासायनिक समीकरण को लिखने का निर्देश क्या है, रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए सबसे पहले जो है अभिकारक को लिखते हैं, है ना। जो अभिकारक है उसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। फिर से यहां समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग अभिकारक को लिखते हैं, है ना। अभिकारक कौन है, तो ये यहां जिसे देखते हैं C+O2 है ना। ये दोनों क्या है, अभिकारक है, तो ये दोनों पहले लिखें। उसका बाद तीर का निशान लगाया जाता है, यहां तीर का निशान लगा दिए हैं। उसका बाद जो है उत्पाद जो इससे बना है नया पदार्थ उसको लिखेंगे, तो CO2 इधर बना है इसको लिख दिए। अब अभिकारक और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने के बीच में उसको जोड़ का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि अभिकारक दो गो है, तो यहाँ क्या क्या था, C है प्लस में O2 है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच में क्या लगा दिए हम लोग, हाँ प्लस का चिन्ह लगा दिए। यहां भी अगर अलग अलग उत्पाद होता तो यहां भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और क्या निर्देश है इसका रासायनिक समीकरण को लिखने का, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक भी है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हमें
किसी भी तत्व या यौगिक सूत्र में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से पांचवा जो है, छोटे रासायनिक समीकरण को हल करने के लिए हमें हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग यहाँ करेंगे उसका प्रयोग। समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारकों तथा उत्पादों को भौतिक अवस्था को बतलाने के लिए जो है उसके जो अगर मान चलिए कि अगर जो ठोस है ना, तो वहां एस लिख देते हैं ब्रैकेट में सॉलिड के लिए, और द्रव है उसके लिए एल लिख देते हैं ब्रैकेट में छोटा सा, और गैस के लिए जी लिख देते हैं। जिसे हम लोग यहाँ समझते हैं, और जो कि मतलब बिलियन है, बिलियन के लिए जो है एक्यू लिखा जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, तो जो ठोस है ना, जैसे कि यहाँ क्या गया है कि CaO है ना, तो यहाँ ये दोनों क्या है, ठोस है, तो ब्रैकेट में यहाँ एस कर दिया गया है सॉलिड के लिए। उसी तरह से प्लस का चिन्ह है H2O है ना, यहाँ H2O है, तो ये क्या है, लिक्विड है, इसलिए यहाँ एल कर दिया गया है। और अगर जो घुलनशील रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे AQ। सातवां नंबर है कि अभिक्रिया उष्मीयता होने अर्थात जो है दोनों दिशाओं में होने से जो है वो इस तरह के तीर का निशान दे देंगे। अभिक्रिया के जो है उत्क्रमीय होने या फिर तो दोनों दिशाओं पर होने के लिए इस तरह के दो तीर देते हैं, एक इधर का एक इधर का, इस प्रकार से लगाया जाता है। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दाब जो है उसको तीर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि अभिक्रिया करने के लिए अगर ताप का जरूरत पड़ा है तो यहाँ ताप को हम लोग लिखेंगे, अगर दाब का जरूरत पड़ा है तो दाब को लिखेंगे, तो तीर के निशान के ऊपर ही लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है रासायनिक समीकरण का विशेषता है ना। रासायनिक समीकरण का क्या विशेषता है, लक्षण हम लोग देखते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे कि अणुओं की संख्या का द्रव्यमान हो गया है ना। रासायनिक समीकरण का क्या विशेषता है, रासायनिक समीकरण होता है तो इससे मतलब क्या इसका लक्षण है, तो अभिकारक और उत्पाद के संपूर्ण जानकारी मिलता है, जैसे कि अणु का कितना द्रव्यमान संख्या है वो सारा चीज मिलता है। उसी प्रकार से पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में जानने के लिए मिलता है कि मतलब पदार्थ जो है वो किस अवस्था में है, लिक्विड में है या फिर तो ठोस में है या फिर तो गैस में है, ये सारा चीज पता चलता है, जो कि ब्रैकेट में लिखा रहता है उस हिसाब से पता चलता है। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप दाब और उत्प्रेरण आदि की जानकारी भी मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया का उष्माक्षेपी शोषी और उत्क्रमीय होने के मतलब पता भी चलता है। अब यहां बताया गया है कि एक रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करना है। इसको देखिए तो दोनों साइड बराबर नहीं है, इधर Fe है, इधर Fe3 है, इधर क्या है O4 है, इधर O1 है, H2 है, इधर H2 है, तो ये तो सही है, लेकिन बाकी सब बराबर नहीं है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले वो देखिए, शॉर्ट तरीका से, भूलिएगा नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ Fe लिखा हुआ है प्लस H2O लिखा हुआ है, ये दोनों अभिक्रिया किया है। इसके बाद क्या कर देंगे, Fe3 है, यहाँ O4 है प्लस H2 है, यहां तो ठीक है। हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या देखिए, जैसे कि F यहां कितना है, 1 है, और इधर कितना है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 यहां लगा देंगे। हम लोग आगे लगा सकते हैं, आगे लगा सकते हैं है ना, इसके जो इधर शुरू में हम लोग लगा सकते हैं, बाद में नहीं लगा सकते कुछ। जैसे कि Fe इधर 1 था और इधर कितना है, 3 है, तो 3 परमाणु इधर भी करना पड़ेगा, तो 3 हम लोग पहले लगा दिए, शुरू में लगा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ क्या है कि H2 है ना, H2 है, और इधर क्या है, H2 है, ये दोनों साइड बराबर है। अब यहाँ कितना है, O4 है, अब O4 है तो यहाँ O कितना है, 1 है, तो हम लोग 4 यहां लगाएंगे। अब यहाँ 4 लगाने के बाद गड़बड़ हो गया, अब ये H कितना हो गया, ये 2 हो गया और इधर 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो यहां भी हम लोग को 4 लगाना पड़ेगा है ना, यहाँ 4 लगाएंगे तो 4 दूनी 8, H इधर 8 हो गया है ना, इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन जो था 4 हो गया, 4 हो गया। अब इस तरह से इधर Fe3 था, यहाँ भी Fe3, तो ये जो है वो क्या हो गया, ये कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। ये अब संतुलित हुआ है ना, किए क्या, तो यहां देखिए, फिर से सबसे पहले हम लोग क्या किए, फिर से इसको कर देते हैं, सबसे पहले यहां देखेंगे कि एफ इधर कितना है, 1 है, इधर 3 हो गया है, तो यहां 3 लगा देंगे, शुरू में यहां 3 लगा दिए, अब इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब O इधर 4 है ना, O यहां कितना है, 1 है, तो यहां हम लोग 4 लगा देंगे, इस जगह पर 4 लगा दिए। अब 4 तो लगाएं, O तो 4 हो गया,
लेकिन यहाँ साथ में एच जो है वो 8 हो गया है ना, ये 2 यहाँ और 4 यहाँ, 4 दूनी 8 हो गया। तो इधर भी हमको 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 पहले से है तो कितना घट रहा है, तो 4 घट रहा है, तो यहाँ भी 4 कर देंगे, 4 दूनी 8। तो ये हो गया इस तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण। अब कुछ प्रश्न है तो प्रश्न उत्तर जो है बाद में करवाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है ना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी के बारे में जानते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ में ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उत्पादन, कोई भी चीज नया पदार्थ बना है, उत्पाद हुआ है, तो उसका साथ साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होने लगता है ना। नया पदार्थ देखिए, यहां समझिए, जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है और उसमें कोई नया पदार्थ बना है, उत्पाद हुआ है, उत्पाद का निर्माण हुआ है, उसके साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होने लगता है ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होता है, जो भी चीज जलने वाला होता है वो तो अभिक्रिया करता है, उसका साथ में ऊष्मा भी को क्या करता है, ऊष्मा को निकालता है। जैसे कि जितना भी जलने वाला चीज है, जो भी चीज जलने वाला है, जलाने के बाद उसमें क्या होता है, अभिक्रिया करता है। जैसे कि आप लोग कुछ भी लकड़ी हो गया, तो जो भी चीज जलाते हैं तो जलाने के बाद वो अभिक्रिया करने के बाद राख बनता है ना, राख बनने के बाद उसमें ऊष्मा भी देता है, ऊष्मा फोकट कर दे रहा है, फ्री में दे रहा है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कि CH4 है ना, 2O2 इधर जो है इसको तो संतुलित करके दिखाया गया, इसलिए यहाँ 2 दिया है। इसके साथ में क्या कर दिया, ऊष्मा भी बना है, इसलिए उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे श्वसन, श्वसन में भी जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस लेते हैं तो श्वसन के दौरान हमारा शरीर में कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन का संयोज करता है और उसके साथ में जो है ऊर्जा बनता है, तो ये भी हम लोग का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। अब ऊष्माशोषी क्या होता है, तो ऊष्माशोषी में ये होता है कि अभिक्रिया करने के लिए उसको ऊष्मा देना पड़ता है, बिना ऊष्मा दिए वो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के लिए ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, मतलब उसको ऊष्मा देना पड़ता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कैसे समझिएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादन का निर्माण के साथ में ऊष्मा भी उसको जरूरत पड़ता है, ऊष्मा भी देना पड़ता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उदाहरण है कुछ यहाँ। अब नेक्स्ट आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो मुख्य प्रकार इतना है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ये पांचों के बारे में जानना है, तो एक एक करके जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक है ना, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जो है एक एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर समझिएगा, ऐसा अभिक्रिया है ना, ऐसा अभिक्रिया हुआ जिसमें कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना मिला है ना, जो अभिकारक है नया पदार्थ बनाने के लिए है ना, कोई नया पदार्थ बनाने के लिए 2 या उससे अधिक पदार्थ मिल गया है और एक ही पदार्थ को बनाता है। कैसे समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके कोई नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या उससे भी अधिक अभिकारक मिला है, लेकिन उत्पाद जो किया है, बनाया जो है, जिसको नया चीज बनाया है वो एक ही बना है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि आप समझते हैं, जैसे यहाँ चूना है, चूना है और यहाँ पानी है, और चूना जो था सॉलिड में था, इसलिए यहाँ एस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठोस है, और पानी जो है ना लिक्विड है। तो ये दोनों को अगर मिलाते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं तो दो है यहाँ है ना, अभिकारक 2 है, लेकिन ये दोनों मिलकर जो बना वो क्या बना, बुझा हुआ चूना बना दिया, मतलब एक ही चीज बनाया, बुझा हुआ चूना, तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। मतलब फिर से एक बार समझिए, बनाने के लिए 2-3 को मिल जाएगा ना, नया चीज बनाने के लिए 2 या 3 या 4 सब, मतलब 2 से अधिक चीज मिल जाएगा, लेकिन बनाएगा कितना, एक ही बनाएगा, तो उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहां भी और भी उदाहरण देखते हैं, कोयले का दहन है ना, कोयला का दहन के लिए जो है वो C+O2 है, दोनों मिलकर क्या बना दिया, CO2। उसी तरह से मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन है ना, तो मैग्नीशियम रिबन है Mg है, प्लस में ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो O2 है, अभी दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो मिला तो बनाने के लिए तो 2 को मिला, लेकिन बना एक ही चीज, यहाँ भी 2 चीज मिला लेकिन बना एक ही चीज, तो ये क्या कहलाएगा, तो यही कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। मतलब यहाँ जुड़ रहा है ना, 2-3 को मिलकर एक ही में मिल जा रहा है और एक चीज का बना रहा है। इसे प्रश्न भी है ना, सफेदी करने समय हम लोग को दीवार को प्रश्न को बाद में करवाते हैं।
नेक्स्ट आता है वियोजन या फिर तो अपघटन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट के छोटे छोटे उत्पाद में बट जाता है। देखिए यहां क्या है, वियोजन अभिक्रिया में मिला मतलब बनाने, नया पदार्थ बनाने के लिए एक ही चीज है ना, एक चीज से वो टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बन गया। यहां अभिकारक में एक ही पदार्थ मिला, अभिकारक के लिए एक ही पदार्थ मिला, लेकिन उत्पाद जो हुआ या दो या उससे अधिक उत्पाद हो गया। एक संयोजन में क्या था, संयोजन में दो या दो से अधिक मिल के एक के बनाया, लेकिन यहाँ एकल एक जो है ना, वो जो है वो दो तीन को बना दे रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन या फिर तो अपघटन अभिक्रिया। तो ऐसी ऐसी क्रिया जिसमें कि एकल अभिकारक टूट टूट के क्या होता है, अलग अलग पदार्थ का मतलब बनाता है, नया उत्पाद बनाता है, अलग अलग उत्पाद बनाता है। तो इसी को हम लोग वियोजन या फिर तो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन के लिए जो है वो यहाँ और भी चीज बताया गया है कि अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए, है ना, जो अभिकारक रहता है उसको तोड़ने के लिए उष्मा देना पड़ता है ना। अब उष्मा जो है वो तीन तरह से दे सकते हैं, है ना, तीन तरह से, विद्युत मतलब बिजली को उष्मा दे सकते हैं, या फिर तो उष्मीय अपघटन गर्म कर सकते हैं, या फिर तो प्रकाश, है ना, प्रकाश दे सकते हैं, उससे मतलब वो हीट होगा। फिर से एक बार समझते हैं कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक जो रहता है एक ही रहता है, लेकिन ये एक अभिकारक से ये टूट टूट के जो है वो अलग अलग जो है उत्पाद बना देता है, और इसको तोड़ने के लिए जो है इसको उष्मा देना पड़ता है, या फिर तो प्रकाश देना पड़ता है, या फिर तो विद्युत ऊर्जा देना पड़ता है। ये तीन चीज देना पड़ेगा, है ना। तो यहां देखते हैं कि विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कैसे किया, फिर उष्मीय अपघटन हुआ, फिर प्रकाशीय अपघटन हुआ। तो ये तीन चीज देना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये क्या होगा, अपघटन होगा। फिर प्रश्न है, प्रश्न को बाद में करवाएंगे। नेक्स्ट आता है विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक जो है उसका परमाणु या फिर तो परमाणु या फिर तो उसमें जो है जाके मिल जाता है। मतलब समझिए कोई चीज यहां से है ना, अन्य चलिए कि यहां है ना, एक ये चीज है, ये दोनों मिला हुआ है, ये दोनों मिला हुआ है। अब इसमें जो है इसका 5 परमाणु है ना, इसका 5 परमाणु, इसका 2 परमाणु है। अब इधर जाने के बाद अभिकारक के बाद जो है ये उत्पाद हुआ, तो इसका 5 परमाणु जो है इधर इसके में आ गया। इसे यहां से समझिए एग्जाम्पल से कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु, कोई एक अभिकारक है और उसका परमाणु या परमाणु का समूह जो है वो दूसरा अभिकारक में जब क्या हो जाता है, मिल जाता है। जैसे कि यहां CuSO4 है प्लस में Zn है। अब यहां हुआ था Zn जो था मिल गया इसका साथ में। यहां देखिए यहां क्या था कि ये दोनों पहले साथ में था, है ना, जब ये अभिकारक बना, अभिकारक में ये दोनों साथ में था, दोस्त था, और ये अलग था। लेकिन जब उत्पाद हुआ तो इसको भगा दिया, है ना, Cu को जिंक भगा दिया, और जिंक जो है वो इसका साथ में मिल गया। यहां देखिए अगर किसी का मतलब जो है कोई किसी के साथ में खुशहाल जिंदगी जी रहा है और लात मार के उसको क्या कर दिया, हटा दिया, और ये दूसरे के साथ में रहने लगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ CuSO4 था, तो Cu जो RSO4 ये दोनों साथ में था, है ना, बढ़िया ये सबका जिंदगी चल रहा था। अकेले कौन था, Zn था। बोला ठीक है हम बताते हैं। तो Zn का किया, Cu को एक लात में इधर कर दिया, हटा दिया, अब ये इसके साथ में SO4 के साथ में मिल गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील के धातु में जाके क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो कौन कौन जो है अधिक क्रियाशील धातु है, यह दिखाया गया है एक लाइन से, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा और सिल्वर, गोल्ड, है ना। सबसे ज्यादा अधिकतर जो है अभिक्रियाशील जो है वो पोटेशियम है ना। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, काना मांगे कार, अल्टो जैन फरारी, है ना, प्रभु है क्यों हजूर आज आओ, है ना, ये आप लोग लिख लीजिएगा और याद करिए। कुछ उदाहरण है इधर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के बीच में आयन, है ना, आयन जो रहता है उसका आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहां समझते हैं, है ना, Na2 है, SO4 है, यहां क्या है, BaCl2 है। अब इसमें क्या हो, आयन का आदान प्रदान होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के बीच में, अभिकारक ये सब सारा क्या है, ये भी अभिकारक है, ये भी क्या है, अभिकारक है, तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, आयन जो रहता है उसको आदान प्रदान कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपचयन तथा उपचयन, है ना। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहले उपचयन को जानते हैं। उपचयन अभिक्रिया का है तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, ठीक है, फिर समझिएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो योग होता है, ऑक्सीजन जो है मिलता है, और हाइड्रोजन जो है क्या होता है, इसका ह्रास हो जाता है। इसको हम लोग जो है ऑक्सीकरण या फिर तो उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, जब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, ह्रास हो रहा है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का मिलन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ये उपचयन अपचयन सेम जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। लेकिन अगर जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ये दोनों सेम एक ही जैसा है। तो उपचयन को पहले देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि 2Mg है ना प्लस O2 है ना, 2Mg प्लस O2 है। तो अब यहां देखिए कि यहां क्या हो रहा है, 2Mg है और यहां क्या हो रहा है, O2 है। उसी तरह से एक और उदाहरण है, H प्लस O2 है। अब यहां क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का यहां जो है वो क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और उसके बाद क्या मतलब योग हो रहा है, किसका योग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है ना। ऑक्सीजन जो है यहाँ योग मतलब मिल रहा है ना, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गया, मिल गया है। अब उसी तरह से जो है वो उक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम और एस का जो है ना, मैग्नीशियम जो है और यहाँ एस, ये दोनों क्या हो रहा है, मैग्नीशियम यहाँ आके मैग्नीशियम इसमें ऑक्सीजन के साथ में योग हो गया है ना, योग हो गया ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ में। उसी तरह से यहाँ जो है ना, एस जो है ऑक्सीजन में क्या हो गया, मिल गया, मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है और हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। अब उसी तरह से अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, वहां ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, योग हो रहा था, और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। अब इसमें अपचयन में क्या है कि ऑक्सीजन का ह्रास होने लगा है और हाइड्रोजन का क्या होने लगा है, योग होने लगा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। उदाहरण जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2MgO है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 2Mg है ना, O जो है वो हट जा रहा है, O यहाँ साथ में था, ऑक्सीजन यहाँ देखिए, ऑक्सीजन क्या यहाँ क्या हो जा रहा है, ह्रास हो जा रहा है, ऑक्सीजन को जो है भगा दिया जा रहा है ना, ऑक्सीजन जो है वो भाग यहाँ से, है ना। पहले ऑक्सीजन जो था मिलल था। फिर से एक बार समझिएगा कि उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन को मिला लेता है और हाइड्रोजन को धकेल देता है, हटा देता है। लेकिन अपचयन में क्या होता है कि यहाँ जो है हाइड्रोजन को मिला लेता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है ना। तो ये चीज होता है उपचयन अपचयन। अपचयन और उपचयन में जो है अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरे अभिकारक अपचयित होता है, तो उपचयन और अपचयन अथवा या फिर तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसी को बोला जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है धातुओं का संचारण, है ना। धातु का संचारण मतलब धातु का जो है वो उसमें किसी तरह का जंग लगना या फिर तो उसका मतलब नुकसान होना, उसे हम लोग धातु का संसारण बोलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु की नमी में ऑक्सीजन के प्रभाव से क्या होता है, धातु जो है क्षय होने लगता है, नुकसान होने लगता है, ह्रास होने लगता है, उसी को हम लोग धातु का संचारण कहते हैं। उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, लोहा से जो भी वस्तु बना होता है वो शुरू में चमकीला होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें वायु का जो है वो नमी मिलने के बाद वो जो है वो क्या होने लगता है, लाल भूरा होने लगता है, उसमें पीला परत चढ़ने लगता है। तो ये क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, और इस प्रक्रिया को हम लोग जंग लगना भी कहते हैं। और इस तरह से चांदी की सतह का काला होना या फिर तो तांबे का सतह का हरा होना, ये सब उसके लिए क्या है, संक्षारण है, मतलब उसका नुकसान हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब संक्षारण के नुकसान क्या क्या है, तो संक्षारण से जो होता है वो कार्नकार के ढांचे, पल जो हो गया, लोहे के रेलिंग हो गया, जहाज धातु हो गया, विशेषकर लोहा से बना, बहुत इसका क्षति होता है। क्षतिग्रस्त लोहे में बदलना हर वर्ष बहुत पैसा जो है अधिक खर्चा हो जाता है संक्षारण। अब इससे बचाव के लिए क्या उपाय है, इसको बचाने के लिए हम लोग उसमें पेंट कर सकते हैं, है ना। संक्षारण होने से, धातु का संक्षारण होने से उसमें हम लोग पेंट कर सकते हैं, लोहे पर पेंट कर सकते हैं, लोहे के सीधा वायु की नमी से दूर रख सकते हैं, संपर्क में नहीं आने दे सकते हैं, है ना। इससे मतलब पेंट करने के बाद जो है, लोहा में पेंट करने के बाद क्या होता है कि मतलब वो वायु के संपर्क में उसको नहीं आने देगा धातु को, और उससे चलते जो है उसमें जंग नहीं लगेगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु की सतह पर जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु मतलब चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि विकृत गंधिता क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वसा युक्त या अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को अधिक समय तक रखना है, तो या फिर तो अधिक समय तक रखा जा रहा है, तो उसमें जो है वो स्वाद जो है गंध में परिवर्तन हो जाता है।
है ना। जब जो है वसा युक्त कोई भी चीज खाने वाला है, तेल वाला चीज है, उसको ज्यादा दिन तक अगर हम लोग रखते हैं तो उसका स्वाद जो है ये स्वाद जो है चेंज हो जाता है, या फिर तो गंध वहां से आने लगता है। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन के संपर्क में आके जो है तेल वसा के साथ में क्या हो गया है, उपचयित हो गया है, जिससे उसका स्वाद जो है क्या में बदल जाता है, गंध में बदल जाता है। और यह घटना जो है, वही घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, विकृत गंधिता बोलते हैं। अब विकृत गंधिता को भी रोकने के लिए उपाय है ना, तो क्या क्या उपाय है, तो तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्री को उपचयन से रोकने के लिए उसको प्रति ऑक्सीकरण जो है उसको मिलाएंगे, या फिर तो खाद्य सामग्री को वायु रोधी बर्तन में रखा जाता है, जिसको मतलब उपचयन की क्रिया धीमी हो जाएगा। या फिर तो चिप्स हो गया, ये सब में जो है वो ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। आप लोग चिप्स खरीदते होंगे, उसमें देखते हैं कुरकुरे में पूरा भरा हुआ है ना, तो उसमें लगता है कि ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा रहता है, लेकिन उसमें गैस ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि जो है चिप्स जो है वो अपचयन ना हो और इसके चलते वो खराब ना हो। तो इसमें तो बस इतना ही है। क्वेश्चन आंसर के लिए जो है वो बाद में करवाया जाएगा, और इसका जो है पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर का भी पीडीएफ जो है वो मिलेगा। चैनल में अगर पहली बार थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को बहुत फायदा यहाँ से मिलने वाला है। हर एक सब्जेक्ट का जो है वो आप लोग को वीडियो और इंपॉर्टेंट चीज जो भी डाउट होगा बताइए, आप लोग सब चीज क्लियर करवाया जाएगा।